JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is System of Particles and Rotational Motion. फिजिक्स का सो कॉल्ड सबसे मुश्किल चैप्टर क्या है? रोटेशनल मोशन. वही स्टार्ट हो रहा है, उसके PYQ हम लोग करने जा रहे हैं 2026 के जेई मेंस के. पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूं जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया था. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड सिस्टम का मोमेंटम यहां से पूछा गया था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपोजिट सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट का. यानी कि आप समझ गए होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है. तरह तरह से क्वेश्चन, तरह तरह की सिचुएशन, तरह तरह के केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ रहे हैं ना. इसके बाद में रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सेस, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स एंड कोलिजन. यहां से क्वेश्चन आए हैं ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. यहां से क्वेश्चन आए हैं ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. तो आपको रोटेशनल मोशन के लिए मैंने अभी तक आपको बताया कि दो आपके टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सेस. एनीवे हम तो सारे ही डिस्कस करने वाले हैं. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. टॉपिक ओपन किया जाए. टॉपिक ओपन हो गया है. जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन पे है. थोड़ा बहुत अगर आपको पहले से आता है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लीजिए. आंसर मैं दिखा रहा हूं, मैच करा लीजिए. इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही ट्रू हैं. ये वाला आएगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी एंड कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एवरीथिंग. सपोज करिए हमारे पास में एक नहीं दो पार्टिकल है. एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. दोनों यहां पर मोशन में है. ये v1 है, ये v2 है. मीन्स दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. अगर हमारे पास केवल एक ही पार्टिकल होता तो इसका काइनेटिक एनर्जी k1 हाफ m1 v1 स्क्वायर होता और मोमेंटम p1 ये m1 v1 होता. अगर हमारे पास सिस्टम में एक ही पार्टिकल होता, मान लो दूसरा वाला, तो उसका काइनेटिक एनर्जी k2 हाफ m2 v2 स्क्वायर होता और मोमेंटम m2 v2 होता. लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं. यहाँ पर हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है. दोनों को टुगेदर कंसीडर करते हुए आपने बताना है कि मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा समेशन की एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सेम थिंग. सिस्टम का मोमेंटम निकालना है समेशन ऑफ पी. मतलब सारे लोगों की काइनेटिक एनर्जी को आप जोड़ दें, k1 प्लस k2 कर दें तो ये आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. नाउ फॉर मोमेंटम पर्पस सेम थिंग, p1 प्लस p2 m1 v1 प्लस m2 v2 that will be the value of momentum of सिस्टम. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप कमेंट में बताइएगा. इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है एंड मुश्किल भी है कि अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, सिस्टम की बात हो रही है, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो होगी. दूसरा उल्टा करके लिखिए, काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की जीरो है, दिस इंप्लाइज
मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 होगा। इसमें से आपको ये बताना है दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है या दोनों गलत है, टीटी या एफएफ या टीएफ या एफएफ है। मैं थोड़ा हिंट कर दूं, जैसे कि कल को ऐसा हो जाए कि ये जो दो पार्टिकल हैं इसमें से एक पार्टिकल दूसरे की तरफ अप्रोच करने लगे, मतलब एक आई कैप में जाए तो दूसरा माइनस आई कैप में जाए, मतलब एक की वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो दूसरे की नेगेटिव हो। इन दैट सिचुएशन व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन, व्हाट यू गेट, यहाँ पर अगर दूसरा वाला पार्टिकल माइनस एक्स एक्सिस को जा रहा है तो V2 नेगेटिव में लेंगे, तो यहाँ पर प्लस लिखा है लेकिन V2 नेगेटिव लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा सॉल्व करने पर, वैल्यू पुट करने पर। तो वैल्यूज अगर सही रही, एडिक्वेट रही, सुटेबल रही, परफेक्ट रही तो जीरो भी आ सकता है। मतलब अगर हम वेलोसिटीज इनकी अपोजिट माने तो ऐसे चांस बनते हैं कि मोमेंटम टोटल 0 आ जाएगा या आ सकता है, लेकिन तब भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आएगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अगर वेलोसिटी अपोजिट है भी तो एक वेलोसिटी नेगेटिव है, तो v2 मान लो नेगेटिव है तो क्या हुआ, स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट। मतलब इफ इन अ सिस्टम पार्टिकल्स आर मूविंग विद irrespective of the direction, काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल की नॉन जीरो होगी और सिस्टम की भी नॉन जीरो होगी। बट मोमेंटम के केस में है ऐसा कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो चांस बनता है कि 0 आ जाए मोमेंटम। तो ऐसा पॉसिबल है कि मोमेंटम 0 हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो। तो मोमेंटम 0 दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी 0, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरे वाले के बारे में मैं अभी आपसे नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अपना क्वेश्चन ये है नहीं, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने बताई, पूछी गई है और पूछी जाएगी इसलिए मैंने बताई। अब हम बात करते हैं उस जगह पे आके जहां से क्वेश्चन ये वाला लिया गया है। यहाँ पे क्या है जी, जो भी है उसके पहले एक आपसे फेवर रिक्वायर्ड है कि आपको मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करिए। क्या है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन है m1v1 प्लस m2v2। एक फेवर चाहिए कि एक मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं उसे आप सॉल्व करिए, और एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं m1v1 प्लस m2v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आया हाफ m1 m2, यहाँ पर m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये एक आपके को असाइनमेंट दिया गया है, इसे आपको करना है। आप चाहे तो पॉज करके अभी सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो फायदा ही मिलेगा। जल्दी में है तो कोई बात नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि ये तो बहुत आसान आ गया। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर आ गया। ठीक, तो फिर हमने इसको ऐसे लिखा क्यों, इस कहानी को ऐसे क्यों लिखा? ऐसे लिखने का एक पर्पस है, यहां से किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में विजुलाइज करने में आसानी होती है। आपको समझना पड़ेगा ये वाला टर्म क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये वाला टर्म क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बताते हैं कि एक बात, मान लो आपके पास में सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, v1 v2 बराबर है। अब बताओ इस केस में इन दोनों में से कौन जीरो होगा? ये जीरो होगा क्योंकि v1 v2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इन पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिस कंपोनेंट
in total kinetic energy of system is due to relative motion between the particles. If there is no relative motion between the particle मीन्स ऐसा कि जैसे कि मान लो एक रूम है और उस रूम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, सब मूव कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? पूरा रूम एज इट इज ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के रिलेटिव में मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब बाहर से देखो, ग्राउंड से देखो तो सारे पार्टिकल, ये अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर से ही मूव कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकल को दूसरे के रिलेटिव में देखो, या इन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, उस फ्रेम में से इनको देखो, या एक के रिलेटिव में दूसरे को देखो तो ये पार्टिकल रेस्ट में है। तो यहां पर दिस कंपोनेंट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ आया? तो इसको हम यहां पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अभी एक सेकेंड रुकिए, ड्यू टू रिलेटिव मोशन लिख देते हैं, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर आपको थोड़ा सा ये क्लियरिटी आई होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ तो इशू है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये भी है और काइनेटिक एनर्जी ये भी है, तो अंतर क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है तब जब आप अपने सिस्टम को ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी तब जब अपने सिस्टम को सेंटर ऑफ मास से के फ्रेम से देख रहे हो। जैसे यहां पर अगर हर एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और आप इसी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाली कार पे बैठो और यहां से इसको देखो, तब समझ आएगा कि कोई भी पार्टिकल नहीं जा रहा है। तब समझ में आएगा कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नहीं भी है, दोनों बातें। इस सिस्टम को ग्राउंड फ्रेम से देखो तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ग्राउंड फ्रेम से देखो तो जीरो नहीं है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। ये है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ग्राउंड फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू मैंने लिख दिया जी फ्रेम, या लेफ्ट फ्रेम भी लिख सकते हैं। और ये जो लिखा है ये भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये जो ड्यू टू रिलेटिव मोशन है ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, ये सी फ्रेम में है। नाउ इसके बाद में व्हाट अबाउट दिस? ये m1v1 प्लस m2v2 क्या है? ये आपके सिस्टम का टोटल मोमेंटम है। तो अगर हम यहाँ पे एक दूसरा केस लेट करें जिसमें ये एक और ये एक दोनों एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, 10 मीटर से ये भी, 10 मीटर से वो भी, मास बराबर है। तो आप हमको ये बताओ यहां पर इसमें काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? तो आप बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इसमें भी है, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में भी है, ग्राउंड फ्रेम से देखें तो। मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आपको लगेगा कंफ्यूज कराया जा रहा है आपको। यहाँ तो रिलेटिव मोशन भी है इनमें, तो रिलेटिव मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। इसमें काइनेटिक एनर्जी जब मैं कह रहा हूं नहीं है तो मतलब समझिए मैं इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। इस सिस्टम में ए हर एक सेकंड में 10 मीटर इधर को जाएगा, हर एक सेकंड में बी 10 मीटर इधर को जाएगा। सेंटर ऑफ मास अगर कहीं बीच में है तो वो कहीं नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है। मतलब ऐसा भी संभव है कि सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करें बट उसका सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। यहां ऐसा ही हो रहा है। इस कंडीशन में सिस्टम में टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो भी काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी नहीं है? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि वो रुका है। तो ये जो लिखा है ये लिखा है पी स्क्वायर बाई 2m, पी सिस्टम का। तो ये आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी फ्रेम। ठीक,
अब आप बाइंड करिए इस स्टोरी को, इसके लिए फाइनल फॉर्मूला लिखिए। तो मैंने समझाया, इतना समय लगा, अब समय नहीं लगेगा। बाइंड करिए, दिस इक्वल टू दिस प्लस दैट, राइट इट अगेन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to G frame equal to kinetic energy of system with respect to C frame plus kinetic energy of C with respect to G frame। ऐसा मान सकते हैं आप। मतलब किसी भी सिस्टम की ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ जा रहा है, फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आके देखिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, देन प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के की जो काइनेटिक एनर्जी है ग्राउंड फ्रेम में वो 0 है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा, थोड़ा टफ है, अब आप पढ़ेंगे तो समझ में सब आएगा। फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ही मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था। द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसी को आप ग्राउंड फ्रेम भी कह सकते हैं, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एज द रेफरेंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो गए, आपको क्लियर हो रहा होगा। इस डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए एक चीज और नोट कर लो कि आपने इस फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक वर्ड आया काइनेटिक एनर्जी, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, इसका दूसरा नाम लिख देना है। इसका दूसरा नाम होता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कोई रूम है और उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और आप उस रूम को, जैसे मान लो ये एक टैंकर है और इस टैंकर के अंदर गैस भरी हुई है, और ये जो आपका टैंकर है कहीं दूर जा रहा है, गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और हुआ क्या अचानक से कि टैंकर में ब्रेक लग गई। तो इससे क्या होता है उसी का मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी आप मानो कि टैंकर जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वो तो हर एक में 10 मीटर पर सेकंड हर एक पार्टिकल में होगी। इसको हटा करके या इसी के फ्रेम में आ जाए और अब देखें, तो अगर इन पार्टिकल्स में रिलेटिव मोशन है तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसी को कहते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम में या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। और जब तुम ब्रेक लगाते हो गाड़ी पे तो 10 मीटर पर सेकंड ये जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है ये कम होती है, और धीरे धीरे वो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में जाती है जाती है जाती है। उसी की वजह से माइट भी ऐसा पॉसिबल है कि धीरे धीरे करके जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो गैस ये टैंकर जब ब्रेक अप्लाई कर देगा, गाड़ी जब रुक जाएगी, तो कितना टेम्परेचर राइज होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, पीवाईक्यू है, पूछा गया है। कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया है।